राम राम साਰਿਆਂ ने आप सुनने लाग रहे हो एपीजे सत्या यूनिवर्सिटी सोहना का सामुदायिक रेडियो। तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। इसी रोज़ व शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे ज़मा को मकां और भी हैं। गए दिन की तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राज़दां और भी हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो सत्यवानी 88.4 मेगाहर्ट्ज़ पर मेरे यानी आरजे शैली के साथ। दोस्तों, आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद है जो हमें बताएंगे एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या है और ये कितनी इम्पोर्टेंट है और टीचर एजुकेशन में इसकी क्या ज़रूरत है। सर, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर एस.के. यादव है जी। मैं एनसीईआरटी में प्रोफेसर और हेड डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन में कार्यरत रहा जी। और अध्यापक शिक्षा से कुछ समस्याएं जो भी थी उनके ऊपर काम किया, कुछ अनुसंधान भी किया जी। तो मेरा लगभग 35 साल का अनुभव है इस क्षेत्र में काम करने का। जी सर, सबसे पहले तो आपका हमारे सत्यवानी रेडियो में स्वागत है और आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अब शुरुआत करते हैं अपनी बातचीत की। सबसे पहले ये बताइए कि एनईपी 2020 क्या है और इसे लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, नेशनल पॉलिसी बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है क्योंकि देश की प्रगति जी नेशनल पॉलिसी पे ही निर्भर करती है। हर देश की नेशनल पॉलिसी होती है जी। हमारे देश की भी नेशनल पॉलिसी है, तो इसके बगैर देश आगे नहीं बढ़ता है जी। तो इसके अंदर वो बिंदु होते हैं जो कि हमारा हर क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े जी। तो सबसे पहले हमारे देश में आज़ादी के बाद 1968 में पॉलिसी बनी जी। फिर उसके बाद 1986 में बनी और 34 साल बाद अभी ये 2020 में बनी। सर, तो एक सवाल, हाँ। इतना लंबे समय बाद ये पॉलिसी क्यों आई, इतना लंबा ड्यूरेशन बीच में क्यों आ गया? हाँ, इसमें कई कारण है। ड्यूरेशन में ऐसा नहीं था पॉलिसी बीच में नहीं आई, बीच में पॉलिसी आती रही जी। रिफॉर्म होता रहा जी। मगर इस तरह का एक डॉक्यूमेंट नहीं आया था क्योंकि 1992 में भी जो है आया जी। 1992 में 1986 की जो पॉलिसी थी उसको रिफॉर्म किया गया, उसमें जो बातें थी ऐड की गई। बीच में कमेटीज कमीशन बैठे रहे, उसके बेस पर रिफॉर्म होता रहा जी। मगर 1920 में ये एक डॉक्यूमेंट आया जो कि बहुत अच्छा जो है पॉलिसी का डॉक्यूमेंट है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है क्योंकि पॉलिसी बनती है कि आगे 10-15 साल में क्या क्या काम करने हैं जिससे हमारा देश प्रगति पे जाए जी। प्रगति का मतलब ये है कि अच्छे इंजीनियर हो, अच्छे डॉक्टर हो, अच्छे एजुकेशनिस्ट सेक्टर में कैसे आगे बढ़े, सब सेक्टरों में जी। क्योंकि पॉलिसी डॉक्यूमेंट एजुकेशन से सब रिलेटेड है जी। इसलिए इसके अंदर बड़ा आयाम और सबसे अच्छा बड़ा आयाम जो दिया है वो ये है प्री प्राइमरी एजुकेशन को सरकारी स्कूल में जोड़ दिया गया है जी। हम सब जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल में प्री प्राइमरी होती है तो वहाँ बच्चों का अचीवमेंट अच्छा होता है जी। तो इस पॉलिसी के अंदर ये बहुत अच्छा आयाम है। प्री प्राइमरी एजुकेशन को सरकारी सब स्कूलों में 15 लाख से ज़्यादा स्कूल हैं तो जोड़ दिया गया है जी। तो इससे क्या है कि हमारा शुरू से ही एक फाउंडेशन होगा, स्ट्रक्चर बना दिया नया 5+3+3+4। तो 5 का मतलब ये है 3 साल प्री प्राइमरी, 2 साल क्लास 1-2 जी। तो इससे क्या है बच्चे का फाउंडेशन होगा और ये जो बच्चे बीच में छोड़ जाते हैं या क्वालिटी नहीं है वो अपने आप इम्प्रूव होगी क्योंकि जब हम बच्चे को क्लास 6 साल का हो जाता है तो उसको भेजते हैं स्कूल के अंदर तो उसका मन नहीं लगता है जी। क्योंकि घर के अंदर जो खेलता है सब खिलौने और सब जो वातावरण होता है आदत लग जाती है। आदत है तो ये प्री प्राइमरी के बाद आदत लग जाएगी। 3 साल वो खेल कूद करेगा, बैठना उठना सीखेगा, स्कूल में जाना सीखेगा, पर क्लास 1-2 में उसको लगेगा कि नहीं मैं स्कूल में हूँ जी। तो इससे क्या है कि हमारे हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। अभी हमारे जो एजुकेशन का सेक्टर है पर्टिकुलर हायर एजुकेशन उसमें 27-28% ही लोग हैं तो इससे हमारे हायर एजुकेशन में संख्या बढ़ेगी जी। और हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे जी। जितने भी वर्ल्ड के अंदर हैं
कहीं 80% है हायर एजुकेशन में, कहीं 70% है, कहीं 90% है, तो डेवलप कंट्री है। हमारे पास 28% ही है। तो 28% को हम आगे बढ़ाने के लिए, 28% को 80-90% करने के लिए क्या कुछ कदम उठा सकते हैं? देख, एक तो ये मैंने बताया प्री प्राइमरी का बहुत अच्छा कदम है। ठीक है। तो ये इससे क्या है कि वो आगे बढ़ता रहेगा जी। जो बीच में बच्चे, क्योंकि प्राइमरी में जैसे बच्चे क्लास 1 में 100 होते हैं, तो प्राइमरी में ही वो काफ़ी छोड़ जाते हैं, तो इससे बच्चे छोड़ेंगे नहीं जी। तो वो प्राइमरी सेकेंडरी सब बढ़ता चला जाएगा। अब पॉलिसी ये कह रही है कि भाई हम 2035 तक 50% करेंगे जी। तो अगर ये इम्प्लीमेंट हो गई तो 50 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये एक बड़ा अच्छा कदम है। और ये दूसरा कदम अच्छा ये है कि इन्होंने जो वोकेशनलाइजेशन जी वो कंपलसरी कर दिया क्लास 6 से, तो उससे बड़ा फ़ायदा होगा, हर बच्चे के स्किल डेवलपमेंट हो जाएगी। क्योंकि अभी तक हमारा जो स्किल का जो मुद्दा है वो ज़रा कमज़ोर रहा है जी। तो बच्चे जो है थ्योरेटिकल उसमें MA कर लेंगे, BA कर लेंगे, स्किल है नहीं तो वो फिर भटक जाते हैं जी। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो प्राइमरी लेवल पर अपनी मातृभाषा में सीखेंगे, जी जी। मदर टंग, क्योंकि मदर की जो भाषा होती है बच्चा समझ जाता है, उसके बाद दूसरे चले जाएंगे। और बाकी स्टेप्स हैं जो सेकेंडरी का इन्होंने अलग अलग जो बना दिया है स्ट्रक्चर, 5वीं तक फाउंडेशन है, 3री 4थी का प्रिपरेटरी है, 6ठी 7वीं का जो मिडल है, 9वीं 10वीं 11वीं का ये है जी। और ऐसे ही जो एक और इम्पोर्टेंट जो पॉलिसी की बात है, हम अंडर ग्रेजुएशन करते थे तो 3 साल का होता था जी, है ना। तो वो 3 साल में अगर कोई दिक्कत हो जाती थी और बीच में छोड़ना पड़ जाता था जी। तो वो आपका सारा पैसा भी, सारा एनर्जी वेस्ट हो जाती थी। मतलब 3 साल की डिग्री नहीं मिलती, वो अंडर ग्रेजुएशन की नहीं मिलती थी। मगर अभी इसमें क्या कर दिया, एक फ्लेक्सिबिलिटी कर दी जी। अगर आपको 1 साल में मान लो कोई दिक्कत आ गई है फर्स्ट ईयर में, तो आप छोड़ सकते हैं, आपको सर्टिफिकेट कोर्स मिल जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी कर दी जी। 2 साल में डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल में जो है आपको जो है वही अंडर ग्रेजुएट डिग्री मिल जाएगी जी। और इसमें रिसर्च डिग्री 4 साल का कर दिया है इन्होंने, वो रिसर्च डिग्री होगी जी। तो 4 साल के बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, अब 4 साल के बाद आप डायरेक्ट रिसर्च कर सकते हो, PG करने की जरूरत नहीं है। जो 5 साल में पहले कोर्स होता था वो अब 4 साल में हो जाएगा जी। और वो अगर आप PG करना चाहते हो तो वो 1 साल का ही कोर्स होगा। जी जी जी। ठीक है ना जी। तो इसमें काफ़ी स्ट्रक्चर जो बनाया है काफ़ी यूजफुल है और बच्चों के जो है आगे बढ़ने का काफ़ी मौका है। और जो आप कह रही हैं कैसे बढ़ेगा, तो इससे हमारी संख्या बढ़ेगी और हर क्षेत्र में हायर एजुकेशन में बढ़ेंगे तो प्रोफेशनल बनेंगे और हमारा देश आगे बढ़ेगा। पॉलिसी इसलिए बनाई जाती है। NEP 2020 आने के बाद टीचर एजुकेशन में क्या कुछ नियम लाए गए हैं, क्या कुछ नियम लागू किए गए हैं और कौन से जो नियम है जो मैंडेटरी है? हाँ देखिए, ऐसा है टीचर एजुकेशन में कुछ बड़ा बदलाव सुझाया है जी। और जो अभी 2020 से अब 2026 हो गए हैं तो इसमें काफ़ी चीज़ें उभर के आई हैं। जैसे अभी जो मेन जो बॉडी है टीचर एजुकेशन की वो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है जी। तो वो नियम भी बनाती है, नॉर्म भी बनाती है, स्टैंडर्ड भी बनाती है, इम्प्लीमेंट भी करती है। तो अभी जो पॉलिसी में उन्होंने लगभग 15 कोर्स जो चल रहे हैं टीचर एजुकेशन की जी। जैसे कि DLED चल रहा है, B.Ed 2 साल का चल रहा है ना, B.Ed 4 साल का चल रहा है, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन में BSc B.Ed BA B.Ed ये सब कोर्स चल रहे हैं। ऐसे फिजिकल एजुकेशन के भी चल रहे हैं, ऐसे आर्ट के भी चल रहे हैं, वो चलते रहेंगे जी। मगर इसमें सबसे बड़ा बदलाव ये कहा है टीचर एजुकेशन में अब 2030 तक ये कोर्स चलेंगे, मगर 2030 के बाद एक कोर्स चलेगा जो इंटीग्रेटेड कोर्स होगा 4 साल का जी। तो 4 साल का कोर्स इसलिए सोचा गया है, ये प्रोफेशनल कोर्स है। तो प्रोफेशनल जैसे इंजीनियरिंग का 4 साल का, मेडिकल का 4 साल का, तो हमारा टीचर एजुकेशन का 1 साल या 2 साल क्यों? जी जी। तो ITEP का जो कोर्स है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, यही डिग्री रहेगी जी 12वीं के बाद। और वही बच्चे जो इंटरेस्टेड होंगे टीचर एजुकेशन में वही ज्वाइन करेंगे। ITEP आने के बाद
टीचर एजुकेशन का क्या भविष्य देखते हैं? नहीं, इसका बहुत अच्छा भविष्य है। अभी जैसे सरकार ने शुरू में इसको पायलट बेस पे चलाया 2023 में, जी, तो लगभग जो है 57 इंस्टीट्यूशन में जो टॉप के इंस्टीट्यूशन है कंट्री के, जैसे IIT हुआ, NCERT हुआ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हुआ, तो वहाँ पे ये पायलट बेस पे चलाया। जी। अब वहाँ पे चौथा साल चल रहा है। तो बच्चे उभर के आ रहे हैं, अच्छे बच्चे आ रहे हैं, और वही बच्चे आ रहे हैं जो टीचर एजुकेशन में ज्वाइन करना चाहते हैं। और क्योंकि 12वीं के पास इसका टेस्ट देते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेती है ऑल इंडिया लेवल पे, तो वो बच्चे वहाँ से एंट्रेंस पास करेंगे और फिर डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में जाएंगे। तो ऐसे कोर्स चल रहा है। अभी NCT ने दूसरा ओपन कर दिया दूसरों के लिए भी, वो प्रोसेस जारी है। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा और जो ऑलरेडी कोर्स का प्रोडक्ट होगा, तो इट विल बी फार बेटर। जी। प्रोफेसर लेवल एजुकेशन और हायर एजुकेशन में NEP 2020 आने के बाद क्या कुछ बड़े बदलाव आए हैं? नहीं, बड़े बदलाव तो मैंने बताया कि प्रोफेशनलिज्म बढ़ रहा है। ठीक है। प्रोफेशनलिज्म होना ही चाहिए, और ये जो कोर्स चालू होंगे प्रोफेशनलिज्म को होंगे। स्ट्रक्चर जो हमारा बताया, अब डायरेक्ट PhD कर सकते हो, फिर डायरेक्ट आप जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी का दिया हुआ है। और प्रोफेशनलिज्म के लिए जैसे स्कूल टीचर और प्रिंसिपल्स, इनके लिए 50 आवर्स का ज़रूरी है कोर्स, जी, तो वो पॉलिसी में दिया हुआ है। तो दे कैन अटेंड एनी कोर्स विद देयर ओन, अपनी चॉइस का, अपनी मर्जी का, और तो वो प्रोफेशनलिज्म मदद करे। कितने टाइम में पूरा करना होता है वो? 50 घंटे? नहीं, वो आई एम सॉरी, कुछ 50 घंटे आप अपनी मर्जी से जहाँ पे करना हो। जी जी वेरेवर जी। NEP 2020 को लागू करने में, मान लीजिए कोई भी नई पॉलिसी आती है, उसको इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इंस्टीट्यूशंस और टीचर्स को क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? नहीं, सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि भाई जो हमारा अभी स्ट्रक्चर 1966 में जो कोठारी कमीशन ने 10+2+3 कहा था, जी, वो पॉलिसी में, क्योंकि जो कमीशन कमेटी होते हैं ना, कमीशन कमेटी की जो रिकमेंडेशंस होती है वो मान्य जब ही होती है जब पॉलिसी के अंदर आ जाए। जी। पॉलिसी के अंदर अगर कमीशन कमेटी की रिकमेंडेशन आती है तो गवर्नमेंट को वो इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो वो 10+2+3 का स्ट्रक्चर अभी भी चल रहा है। तो सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि हमारा जो नया स्ट्रक्चर है 5+3+3+4, जी, वो जब लागू हो जाएगा तो फिर, क्योंकि अभी पुराना माइंड सेट है, टीचर का माइंड सेट भी वही है, बच्चों का माइंड सेट भी वही है, पेरेंट्स का माइंड सेट भी वही है, तो बदलने में इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। अभी आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रक्चर NCERT ने जैसे फाउंडेशन का कोर्स बना दिया है, कैरिकुलम बना दिया है, तो स्लोली इट टेक्स। फिर हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो वी हैव टू मेक एंड प्रिपेयर द चेंज द माइंड सेट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। पॉलिसी मेकर का भी, सब टीचर का भी, ये बड़ा मुश्किल है। तो आहिस्ता आहिस्ता, जैसे 10+2+3 आया था, उसको भी 10 साल लग गए थे इम्प्लीमेंट करने में सारे देश में, जी। तो इसलिए ये हो जाएगा, तो फिर बाकी फिर टीचर को ट्रेनिंग करना, अब प्री प्राइमरी सेटअप करना इतना आसान काम नहीं है। अब हर गवर्नमेंट स्कूल में 3 साल का प्री प्राइमरी, वहाँ टीचर भी चाहिए, स्ट्रक्चर भी चाहिए, बिल्डिंग भी चाहिए, कैरिकुलम भी चाहिए, जी जी जी। और अब ये जो 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का जो फ्लेक्सिबिलिटी उनका कैरिकुलम, ये आसान नहीं है। देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, बट थिंग्स आर कमिंग। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आ गया। अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, आप यहाँ इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, एक कोर्स दूसरा जो है मान लो KR मंगलम में कर सकते हो, जी। तो आपका जो है UGC में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट खोला हुआ है, जी, तो वहाँ पे आपके क्रेडिट चले जाएंगे। और फिर जो है मेन यूनिवर्सिटी ये है, तो वहाँ से KR मंगलम के बच्चों के क्रेडिट आ जाएंगे और डिग्री आपकी APG सत्ता यूनिवर्सिटी देगी। जी जी जी। टीचर एजुकेशन सिस्टम में आज के समय में आपको क्या लगता है कि कौन कौन से बदलाव होने चाहिए? नहीं, इसमें से सबसे बड़ी बदलाव तो यही है कि ये ITEP आना चाहिए, जी। अभी शुरू हो गया है, अभी इसके आने के लिए बड़ी दिक्कत है, क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी की बात कही है, जी। ज़्यादातर जो टीचर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन हैं वो स्टैंड अलोन है। स्टैंड अलोन का मतलब ये है कि वो टीचर एजुकेशन का कोर्स ही चला रहे हैं,
बीएड चला रहे हैं, एमएड चला रहे हैं, डीएलएड चला रहे हैं, बीएलएड चला रहे हैं। तो जो ये हमारी पॉलिसी कहती है मल्टी डिसिप्लिनरी, एक ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जो सारे हो। जैसे आपकी यूनिवर्सिटी है, यहाँ भी साइंस भी है, सोशल साइंस भी है, एजुकेशन भी है, तो एक एनवायरनमेंट मल्टी डिसिप्लिनरी होगा। तो वो बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशन है कंट्री के अंदर जी। अब उनको बड़ी चैलेंज है कैसे बदलें, क्योंकि उनको आपके दूसरे कोर्स खोलने पड़ेंगे, आर्ट के, साइंस के, तभी मिलिट्री डिसिप्लिनरी होगा। तो फिर फैकल्टी आपस में एक दूसरे को पढ़ाने में एक दूसरे की मदद करेगी। जी सर, आज का समय है, आप जानते हैं कि डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, तो टीचर एजुकेशन में डिजिटल लिटरेसी का होना कितना इम्पोर्टेंट है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डिजिटल अब तो एआई का ज़माना है जी। अब आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं आप बताना चाह रहा हूँ, कुछ बाहर की बात छोड़िए, हमारे देश में ही जहाँ पे टीचर नहीं है वह रोबोट पढ़ा रहे हैं। जी जी जी। जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में एक ब्लॉक है, तो मैं पढ़ रहा था तो देखा तो एआई से वो टीचर की कमी है, तो टीचर इज टीचिंग ऑल दिस सब्जेक्ट्स। और तो डिजिटलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डिजिटलाइजेशन से आप यू कैन कनेक्ट टू होल ऑफ द वर्ल्ड, लोकल टू यू कैन से ग्लोबल लेवल। तो डिजिटलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एआई इज बीइंग यूज्ड लार्जली इन दिस। एआई के आने से टीचिंग प्रोसेस में क्या बदलाव आया है? टीचिंग प्रोसेस में बदलाव ये है ना कि भाई एआई अभी, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे देश में कंप्यूटर आया जी, ठीक है, तो जब कोई नई चीज़ आती है तो थोड़ा सा रिजेंटमेंट रहता है, रिजेंटमेंट रहा, कंप्यूटर के खिलाफ काफ़ी आवाज़ उठी जी। मगर आज क्योंकि जब एक हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है, अब ट्रेडिशनल सिस्टम से हम नए सिस्टम में बदलेंगे तो नई चुनौती आएंगी जी, उसमें नई टेक्निक आएगी, नए कौशल आएंगे, नए सीखना पड़ेगा जी जी। तो अब वो बड़ा मुश्किल है, इसलिए रिजेंटमेंट होता है। अब ये भी लोगों को ये था साहब या नौकरियां चली जाएंगी, अब टीचर ट्रेंड नहीं है, सब बातें आई। मगर आज क्या है, अब डिजिटलाइजेशन और कंप्यूटर सबसे ज़्यादा नौकरी है। तो अभी जो एआई आएगा तो एआई की नई स्किल होंगी, तो ये एग्जिस्टिंग ये आपको छोड़नी पड़ेंगी जी। तो फिर ये जो भय लोगों के मन में है कि ना, क्योंकि नोबॉडी कैन रिप्लेस ह्यूमन बीइंग। यस श्योर। एआई को भी बनाने वाले ह्यूमन बीइंग है, उसके जो प्रोग्राम है सब ह्यूमन बीइंग है। तो एआई की नई स्किल है, नई टेक्निक है, डेटा डालने वाले भी ह्यूमन ही हैं, सभी ये बनाने वाले भी, डालने वाले भी, प्रोग्राम वाले भी ह्यूमन बीइंग। तो ये जो लोगों के भय में है टीचर की नौकरी चली जाएगी, ह्यूमन बीइंग रिप्लेस, ये तो हर सेक्टर में भय पैदा कर दिया गया है वो। मगर मैंने आपको कंप्यूटर का एग्जाम्पल दिया जी जी। आज आप देश में सबसे ज़्यादा आईटी सेक्टर में है ना नौकरी जी, किसी सेक्टर में, पर 90 में क्या हुआ था, सबने यही बताया था कि ये सब नौकरी चली जाएगी, टीचर की एम्प्लॉय अनएम्प्लॉय। तो ऐसे ही आई का है, एआई का भी ऐसे ही सब सीख लेंगे तो फिर हर फील्ड में हो जाएगी जी। अब देख नहीं रहे, आपको कहीं जाना हो तो आपको ऊबर में फटाफट नहीं बताता है, आप इधर मुड़िए, उधर जाइए, यहाँ इतनी मिनट में पहुँच जाएंगे। आदमी की तरह बोलता है नहीं बोलता है, मगर वो यू हैव टू लर्न। यस सर, टीचिंग प्रोफेशन को पहले काफ़ी बेहतर माना जाता था, हाँ। लोगों का इंटरेस्ट था, लेकिन अगर हम आज के टाइम की बात करें तो टीचिंग प्रोफेशन में आना लोग कम पसंद कर रहे हैं। लोगों को लगता है इसमें वो जाता है जो कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। आपका क्या कहना है और इसको कैसे बदल सकते हैं? नहीं देखिए, ऐसा है कि ये एक मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मगर अभी जो आईटेप आएगा जी, आईटेप में वही लोग आएंगे जो इंटरेस्टेड हो जी। और आईटेप का कोर्स ऐसे ही होगा प्रोफेशनल, जैसे इंजीनियरिंग और मेडिकल का, जैसे मैंने पहले बताया जी। तो उसमें ये जो बात है ये ख़त्म हो जाएगी और अच्छे टीचर आएंगे, इंटरेस्टेड टीचर आएंगे, दे विल बी बेटर प्रोफेशनल एंड दे विल टीचर बेटर जी। यंग टैलेंट्स और टॉपर स्टूडेंट्स को टीचर एजुकेशन की ओर अट्रैक्ट करने के लिए क्या कुछ कदम उठा सकते हैं? नहीं, इसी में यही है कि पहले जी अभी पॉलिसी की जो रिकमेंडेशन है सब जगह इसका पब्लिसिटी करना चाहिए, जैसे आपका कम्युनिटी रेडियो है जी, ऐसे जगह जगह हैं, तो लोगों को अवेयर किया जाए। अब पता ही नहीं है लोगों को,
बहुत सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं सब जगह। जी जी फिर उनको क्या टीचिंग में आने के बाद कौन सा जो है जॉब का प्रोस्पेक्टस है, कौन सा जो है कहाँ कहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, नेशनल इंटरनेशनल, सारी बातें पता लगेगी। तो फिर वो कैंपेन्स के माध्यम से भी कर सकते कैंपेन के अवेयरनेस के माध्यम से तभी आप देखेंगे अब लोग आएंगे। अब लोगों को पता ही नहीं ITEP क्या है। हैं। जी इट इज़ कन्फाइंड टू फ्यू एलीट। और जब ये कोर्स का जब लोगों को जैसे पता लगेगा भाई ये B.Ed M.Ed ये बंद हो जाएंगी, जी B.Ed वगैरह 2030 तक, ये लोगों को पता ही नहीं है। तो जब ये थोड़ा सा अवेयरनेस आएगी कि बेटर कोर्स है तो अच्छे बच्चे आएंगे और फिर अच्छा होगा, क्योंकि टेस्ट भी सेंट्रलाइज होगा। जी अब आपके यहाँ जैसे मान लिया ITEP शुरू होगा तो आपके पास पूरे कंट्री के बच्चे आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ दैट। आपने NCERT में लंबे समय तक कार्य किया, इस दौरान आपने शिक्षा व्यवस्था में क्या कुछ बदलाव देखे हैं? नहीं, बहुत ही बदलाव देखे। अब हमने 1900 देख रहे हैं 1952 से आज तक देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस। जी अब आप मान लो इंस्टीट्यूशन ही देखो। अब इंस्टीट्यूशन सैकड़ों में थे, अब कितने लाखों में हैं। अब बच्चे वहाँ आज़ादी के बाद सिर्फ जो है लाखों में थे, जी अब 4 करोड़ से ज़्यादा हो गए हैं। तो सब डिजिटलाइजेशन हो गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है, टीचर ट्रेनिंग हो गई है। अब फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन देखिए, ये एकेडमिक स्टाफ कॉलेज 1986 की पॉलिसी ने कहा, ठीक है। अभी जो 1920 की पॉलिसी है, इन्होंने MMTC बना दिया, मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग। सारे देश को ट्रेंड किया, सारे देश को अवेयरनेस की। तो डिस्टेंस मोड से लगभग 125 से ज़्यादा सेंटर है। तो सारे जितने भी यूनिवर्सिटी के टीचर हैं जी ऑल आर ट्रेंड। तो ये जो ट्रेनिंग है, अवेयरनेस है, वो पहले इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। जी अब आपका पाठ्यक्रम ही है। अब पाठ्यक्रम आज अपना पाठ्यक्रम इंटरनेशनल लेवल का बना सकते हो। जी अब सारे चीज़ें अवेलेबल है और आप यू कैन इंटीग्रेट जी, क्योंकि हमें तो हमारा स्टैंडर्ड भी इंटरनेशनल लेवल का होना चाहिए। अब इस पॉलिसी ने कहा है कि भाई हम जो अपने सेटअप करेंगे कैंपस बाहर की अच्छी यूनिवर्सिटी यहाँ करेंगी, तो काफ़ी खुल गए हैं। IIT वगैरह ने बाहर देश में हमारे खोल दिए हैं। तो एक हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है किसी से कम नहीं होगा। और फिर जो बच्चे बाहर जाते हैं अब उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि यू विल गेट द सेम अपॉर्चुनिटी, सेम यू कैन गो। जी NCERT में काम करने के दौरान आपकी कुछ बड़ी उपलब्धियां बताइए। अब NCERT में देखिए ऐसा है, सबसे अच्छी बात यह है कि वह प्रोफेशनलिज्म बहुत होता है। जी अब NCERT में जैसे मेरा इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, तो NCERT के अंदर आप इंटरडिसिप्लिनरी काम करना पड़ता है। जी आप इकोनॉमिक्स के साथ दूसरे विषयों में भी, जैसे मैं टीचर एजुकेशन का है जी, तो आप एक विषय में नहीं सबके साथ करेंगे तो आपका ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म होगा। आपको ट्रेनिंग वहाँ पे पूरे देश के साथ जुड़ते हो, SCRT है, डाइट है, सबको करना, यूनिवर्सिटी की फैकल्टी है, तो आपका प्रोफेशनलिज्म बढ़ता है। दूसरों को भी जो है आप पूरा अवेयर करते हैं, ट्रेंड करते हैं। रिसर्च का बहुत ज़्यादा नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे देयर इज स्कोप। तो NCERT के अंदर एक टीचर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन में काम करने का बहुत मौका मिला और बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च के प्रोजेक्ट किए और सभी संस्थाओं के साथ जुड़े रहे देश में। उनको हम NCERT से लेकर के स्कूल लेवल तक, यूनिवर्सिटी लेवल तक सभी से जुड़े रहे, सबकी जो है डिफरेंट टाइप का प्रशिक्षण किया। स्कूल एजुकेशन में NCERT की क्या भूमिका रही? यह देश की शिक्षा व्यवस्था को किस प्रकार दिशा देता है? देखिए, स्कूल का जितना भी सिस्टम है वो NCERT ही देती है जी। आप जितनी भी आपका टेक्स्ट बुक है वो NCERT एग्जाम्पलरी बनाती है ना जी, प्रोटोटाइप। तो वहाँ पे सारी जो पुस्तकें हैं क्लास 1 से, प्री प्राइमरी से और क्लास 12 तक जी, तो वो नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, राष्ट्रीय पे। फिर हम सारे स्टेट्स को बुलाते हैं SCRT को, फिर उनको समझाते हैं भाई ये किताबें हैं और इन किताबों को आप अपने स्टेट के हिसाब से अपनी भाषा में करो, अपना वहाँ का एग्जाम्पल दो जी। और कुछ चीज़ें हैं जो नेशनल फिर बाद में आती हैं। तो NCERT का बड़ा योगदान है और सारे देश में जब से बनी है
हर एक स्टेट से जुड़ी हुई है और हर एक स्टेट की एनसीईआरटी को बने कितना साल हो गया? एनसीईआरटी 1961 में बनी थी जी तो तभी से हर राज्य के साथ जुड़ी हुई है, हर राज्य की मदद कर रही है किताब बनाने में, ट्रेनिंग देने में, अनुसंधान करने में। तो एनसीईआरटी के ये डिफरेंट वैसे तो स्टेट की बॉडी है जी मगर हम इनको अपने ही डिफरेंट बाजू मानते हैं। डिफरेंट अब हर स्टेट के अंदर एनसीईआरटी बना रखी है, जी जी हर जिले के अंदर डाइट बना रखी है, तो दे आर पार्ट ऑफ एनसीईआरटी, हम तो ये बोलते हैं। जी और तो हम मिलकर काम करते हैं, तो सारे देश में शिक्षा में सुधार हो रहा है। जी आप देख रहे हो, कंपेयर कर लो 1950 से 1900 अब तो काफी बदलाव आ गया। बदलाव सिर्फ एनसीईआरटी और सबके साथ मिलकर ही आया है। सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एनसीईआरटी कैसे योगदान देता है? तो एनसीईआरटी का सबसे पहले तो पॉलिसी बनाने में एनसीईआरटी का योगदान होता है। जी जितने भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो करती है तो डिफरेंट पॉलिसीज़ बनती हैं, तो उसके लिए डिफरेंट मैटर सारे कंट्रीज इकट्ठा करते हैं जी और पेपर बनाते हैं फिर अलग अलग इश्यूज़ का। तो एक तो पॉलिसी बनाने में एनसीईआरटी का मदद होती है जैसे पार्ट ऑफ इट। दूसरे एनसीईआरटी में जो भी इश्यू हैं वो पहले एनसीईआरटी को करना होता है, जैसे फाउंडेशन का ही कह रहे हैं कोर्स। अब प्री प्राइमरी का अब कैरिकुलम बना दिया है, अब स्कूल का कैरिकुलम बना दिया है जी जो उसके बेस पे किताब बनी है, फिर उसके बेस पे सारे देश में बन रही है। तो एनसीईआरटी का इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। सारी चीज़ें एनसीईआरटी मदद करती है पूरे देश में एनईपी को इम्प्लीमेंट करने। सर टीचर एजुकेशन में भी आपने काम किया है, हाँ तो इसमें क्या कुछ आगे स्कोप्स हो सकते हैं? टीचिंग के अलावा और क्या क्या स्कोप्स हो सकते नहीं हैं? देखिए, इसमें बहुत स्कोप है जी आप टीचर तो बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, इसके बाद फिर आप डिफरेंट काउंसलिंग कर सकते हो, जी है ना। आप पॉलिसी मैटर में जा सकते हो, मतलब हर फील्ड के अंदर टीचर एजुकेशन की ज़रूरत होती है। जी यू कैन एसोसिएट एवरीवेयर। ये ज़रूरी नहीं कि भाई आप एक जो है असिस्टेंट प्रोफेसर ही रहेंगे, मगर आप आगे तक जा सकते हो, पॉलिसी प्लानर में जा सकते हो, काउंसलर बन सकते हो। तो देयर आर मैनी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर टीचर एजुकेशन। सर आने वाले 10 सालों में टीचर एजुकेशन का क्या फ्यूचर देखते हैं आप? नहीं, आने वाले 10 साल में टीचर एजुकेशन का भविष्य बहुत उज्ज्वल है, क्योंकि आने अभी 2026 है जी 2030 तक ये सब कोर्स बंद हो जाएंगे। एक कोर्स रहेगा और एक कोर्स रहेगा वो ऐसे प्रोफेशनलिज्म का, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, जी आईटेप ही रहेगा। और आईटेप के बाद जो है सब लोग प्रोफेशनलिज्म होंगे। जी और एक कोर्स और पॉलिसी ने 1 साल का कहा है टीचर एजुकेशन का, वो अंडर प्रोसेस है। जी तो वो भी, मगर वो वही कर पाएंगे जो, क्योंकि अभी जो 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन है, जी 1 साल का कोर्स वही कर पाएंगे, जी या कोई पीजी होगा। तो हर एक नहीं कर पाएगा उसको, पहले जैसे होता था ना, जी बीए की तो 1 साल का कोर्स कर दिया, 2014 में इसको 2 साल का किया गया लाइक। इसका भविष्य बड़ा उज्ज्वल है और अच्छे बच्चे आएंगे, अच्छे टीचर आएंगे, और फिर जब टीचर अच्छा होगा अच्छे स्टूडेंट होंगे, जी अच्छे स्टूडेंट होंगे तो अच्छे प्रोफेशनल होंगे, और हमारा देश आगे बढ़ेगा। सर अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर, अच्छे प्रोफेसर, अच्छे जी। पॉलिसी मेकर, एडमिनिस्ट्रेटर। जी आज का लास्ट क्वेश्चन है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे टीचर्स को, जो टीचर्स बनने वाले हैं उन सभी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी ओर से? नहीं, हमारा यही संदेश है कि भाई जो है जो पहली बात तो बार बार आप पूछ रही हैं, पहले टीचिंग प्रोफेशन में वही आए जो टीचर बनना चाहिए। जी फिर दूसरी बात यह है कि भाई जो हमारा आईटेप या जो भी कोर्स हो, उनके अंदर ऐसी स्किल, नॉलेज प्रैक्टिकल वे में, जी जिससे कि वो फिर उसको इम्प्लीमेंट कर सके, जी क्योंकि जो टीचिंग प्रैक्टिस है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। यानी जो स्कूल के अंदर होता है वो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए, जी और जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो स्कूल में होना चाहिए, जी क्योंकि टीचर बना रहे स्कूल के लिए, ठीक है ना। तो स्कूल का और टीचर एजुकेशन का या डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का बड़ा तालमेल होना चाहिए, और जो नेसेसरी जो कौशल हैं, ज्ञान है, वो पूरा देना चाहिए। प्रैक्टिकल्स पूरे कराने चाहिए स्कूल के अंदर इस दौरान, और उसका पूरा जो है पाठ्यक्रम को इम्प्लीमेंट करें, तो देखेंगे आप बहुत अच्छे टीचर बनेंगे और हमारा देश आगे बढ़ेगा। सर अभी आपने बताया, लास्ट क्वेश्चन था, वैसे एक और जोड़ देती हूँ कि जिनका इंटरेस्ट हो वही टीचिंग प्रोफेशन में आए,
लेकिन हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है। इसके पीछे क्या रीज़न है? टीचिंग प्रोफेशन में आने के लिए लोगों का इंटरेस्ट क्यों कम हो रहा है? नहीं देखिए, जब ये आईटेप आएगा ना तो इसमें इंटरेस्ट ख़त्म नहीं होगा जी। इसमें वही आएंगे जो बढ़ना चाहते हैं। मगर अभी तो आपके पास बहुत बड़ी कोर्सेज है टीचर एजुकेशन की जी। वो आपने जो पहले बात कही किसका इंटरेस्ट नहीं है वो है। दूसरी बात, अभी जो टीचर की मेन बात है सैलरी जी, उसका थोड़ा सा लोगों को रहता है, मगर हमारी सैलरी भी काफ़ी अच्छी है जी। तो लोगों को ज़्यादातर पता भी नहीं है क्या क्या भविष्य है, कैसे है। और गवर्नमेंट को जो हमारा 6% GDP है जी एजुकेशन में, वो 1966 में कोठारी साहब ने रिकमेंड किया था जी। वो फर्स्ट पॉलिसी में फिर रिकमेंड हुआ, फिर सेकंड पॉलिसी में भी रिकमेंड हुआ जी। और थर्ड पॉलिसी में भी 2020 में भी रिकमेंड हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार जो 6% करेगी तो ये सारी सुविधाएं, स्ट्रक्चर, सैलरी स्ट्रक्चर, एकेडमिक वातावरण, फॉर दैट जितनी भी होनी चाहिए, लाइब्रेरीज, इक्विपमेंट सब होंगी। तो एजुकेशन में अगर 6% ऑफ GDP गवर्नमेंट कर देगी तो फिर आगे बढ़ जाएंगे जी। और एक जो है अभी बहुत सी हमारी रेगुलेटरी बॉडी है जी जो रेगुलेट करती है। जैसे अब आपकी यूनिवर्सिटी है तो UGC करती है, अब इंजीनियरिंग की है यहाँ तो AICTE करती है जी। तो गवर्नमेंट ने एक हायर कमीशन, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया। ठीक है। तो अभी वो गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा रिफॉर्म कर रहे हैं, ये सारी इकट्ठी हो जाए जी। और लोगों को इधर उधर भाग दौड़ नहीं करनी पाए। तो अभी विकसित भारत, विकसित शिक्षा भारत अधिष्ठान जी 2025 का बिल आई थी अभी दिसंबर में, तो उस पर काम हो रहा है। तो वो आने के बाद एक रेगुलेटरी बॉडी होगी तो वो आपको लिए नियम भी बनाएगी यूनिवर्सिटी के लिए, कैसे नियम हो, क्या रूल हो, पाठ्यक्रम भी बनाएगी, प्रोटोटाइप जी, फंडिंग भी करेगी और एक्रीडेट भी करेगी। एक ही बॉडी जी, उसके 4 पार्ट होंगे और आपस में तालमेल। अभी तो क्या है, एक ही बॉडी करती है जी। अब टीचर एजुकेशन खोला तो आप NCT गई, इंजीनियरिंग खोला तो AICTE गई, मेडिकल का हुआ तो MCI गई। तो इसमें एक दो छोड़ के मेडिकल और लॉ को सब मर्ज हो जाएंगी जी। और फिर ये बड़ी सुविधा हो जाएगी, जो आप बीच में कई तरह की कुरीतियाँ आ जाती हैं वो ख़त्म हो जाएंगी जी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, मेरे को आपने मौका दिया, थैंक यू। थैंक यू। ओके। तो दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में सर ने हमें विस्तार से बताया कि NCERT का स्कूल और टीचर एजुकेशन में क्या योगदान है और NEP 2020 को जमीनी स्तर पर लागू करने में इसकी क्या भूमिका है। इसके साथ ही हमने जाना कि NEP 2020 के बाद टीचर एजुकेशन में क्या कुछ बड़े बदलाव आए हैं, युवाओं का रुझान इस फील्ड में क्यों कम हो रहा है, आने वाले समय में टीचर एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा। हमें उम्मीद है कि यह प्रोग्राम आपके लिए मददगार साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपसे लेती हूँ इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ, एक नए विषय के साथ। आप सुनते रहिए रेडियो सत्यवानी 88.4 मेगाहर्ट्ज पर, मेरे यानी RJ शैली के साथ। आप स्वस्थ रहे, खुश रहे और बस मुस्कुराते रहे। नमस्कार, धन्यवाद। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। इसी रोज़ व शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे ज़मां को मकां और भी हैं। गए दिन की तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राज़दां और भी हैं। राम राम साऱ्या ने, आप सुनन लाग रहे हो APJ सत्या यूनिवर्सिटी सोहना का सामुदायिक रेडियो।